लोगों ने पिछले क्लासेस में करी थी और हमने ये भी देखा था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है बेटा वो आता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। याद रहे नॉर्मल रिएक्शन ना की और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आया था म्यू के टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द या इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स जब तक कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाता है। तो ये इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। अब आज हम यहाँ पर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल से उन चीजों को समझेंगे जो पिछले क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें हुई थी। उन चीजों को कुछ एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ जितना आपने पढ़ा है उस चीज को समझने के लिए, फिर बाकी भी बहुत सारी बातें फ्रिक्शन की धीरे धीरे वो सारी बातें आएंगी सामने। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को हम जो है पुल करने वाले हैं। वी हैव अ ब्लॉक, हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा। ठीक, नाउ दिस सरफेस इज रफ। अब हम जिन सरफेसेस की बात करें वो सरफेसेस रफ होंगे और यहाँ पर एक रोप लगा है। इस रोप पे आपने एक फोर्स लगा रखा है, इसको पुल करने शुरू कर दिया। ठीक, आपने फोर्स लगाया और इसको पुल करना शुरू कर दिया। इसका जो मास है बेटा थोड़ी देर मान लीजिए ये कितना है 1 kg का है और इस सरफेस पर बेटा जो म्यू एस है मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपको दिया गया है 0.2। ठीक, ये है 0.2 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया 0.15। ठीक, तो इस सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.15। आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताना है। इफ F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है, अगर F आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तब कितना आएगा। If F is equals to 2 Newton, if F is equals to 2.5 Newton, you have to find out friction in all cases. Find friction in all cases. ठीक है बेटा, कितना फ्रिक्शन आएगा ये आपको बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक, ट्राई करिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर। ब्लॉक को आपने पुल किया है एक फोर्स लगा करके, पहले 1 न्यूटन के फोर्स से, फिर 2 न्यूटन से, फिर 2.5 न्यूटन से और फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। as well as direction also. Direction of friction force is always opposite to the relative motion between the surfaces. surface के बीच जो भी relative motion आएगा उसके opposite direction में ही हमेशा आता है friction force। ठीक, चलिए बेटा बताइए। बेटा सॉल्व कर रहे हो ना? और हाँ, आप जब मैसेज करिएगा तो मेरे साइड पर करिएगा जिसका वीडियो ऑफ है बेटा। ठीक है, नहीं तो मोबाइल में ज्यादा मैं देख नहीं पाता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? सॉल्व कर रहे हो ना? फर्स्ट केस में फ्रिक्शन आपका आ रहा है 0.5। ओके, बेटा बाकी लोग भी जब आंसर करने की कोशिश करिए। आज आप लोग क्लास में आए नहीं, आज के जन्माष्टमी मना रहे हैं। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। और हाँ, आप लोग जैसे पहले कम्युनिकेशन किया करते थे वैसे कम्युनिकेशन करते रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1, 2 and 3.75। ठीक है,
लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। ठीक, चलो बेटा यहाँ पर देखिए, आपसे इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आपसे पूछा गया है। व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। अब क्या करना है आपको, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जैसे ही आप इस ब्लॉक को पुल करेंगे इस डायरेक्शन में विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगी टेंडेंसी मूव करने की। इसके ऊपर एक वेट इसका नीचे लगा था mg, और इस ग्राउंड ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया था m। ठीक है बेटा, तो ये था। और जैसे ही आपने इसको पुल किया, क्योंकि ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा बेटा, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आएगा वो किधर आएगा, राइट से लेफ्ट, मोशन के अपोजिट, जो मोशन की टेंडेंसी होगी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर पर आ गया एक फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लिखा Fs, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया वेदर द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव और नॉट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आंसर के लिए, थर्ड आंसर 1.5। ओके बेटा, ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले आप ये निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि सिचुएशन क्या है, जब आप किसी ब्लॉक को पुल करना शुरू करोगे तो क्या होगा, ब्लॉक के अंदर सरफेस के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स का हमेशा अपोज करेगा। अब ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है बेटा, इस फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर निकालोगे, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, ये ध्यान रखना, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू कभी भी जो निकालोगे तो आपको वहां पर म्यू एस रखना है, ना कि म्यू के। ठीक है, अब म्यू एस की वैल्यू आपको कितना दिया गया था, 0.4। डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल mg के बराबर है, तो यू विल राइट डाउन 0.2 into 1 into 10 and you will get 2 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ गया, whenever you will start the pulling of this object, the maximum static friction which can be developed between the block and the surface is 2 न्यूटन। 2 न्यूटन तक ये फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स आपको इसे खींचने नहीं देगा। ठीक, अब आपने क्या देखा कि भाई मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है बेटा, 2 न्यूटन, और आपने कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन। आपने कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन, तो कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा वहां, कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। इन फर्स्ट केस यू विल राइट डाउन, आप फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है, 2 न्यूटन, और आपने अप्लाई कितना किया, 1 न्यूटन। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना, वो कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर, मतलब कितना आएगा बेटा, 1 न्यूटन। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन। बोलो समझ आया, यस समझ सर। आया, ठीक, यस ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पर जो डेवलप हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी यहाँ पर डेवलप हो सकती है बेटा, वो कितनी हो सकती है, 2 न्यूटन की। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो सकता है 2 न्यूटन का, इसलिए जब तक आप 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये भी नहीं बोल सकते कि 2 न्यूटन का फ्रिक्शन है, अगर ऐसा होता तो आप आगे खींचते, ब्लॉक पीछे भागता ना। सोच कर देखो, अगर हमारा, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, आपने कहा सर म्यू इनटू एन से कैलकुलेट कर लो, 2 न्यूटन आ रहा है, तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, 1 न्यूटन आपने अप्लाई किया है, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन का पीछे की तरफ आ गया, ब्लॉक को पीछे जाना चाहिए पुल करने पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है तब तक जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा या फिर उसके बराबर नहीं हो जाता है। तो ऑब्वियसली द सेकंड आंसर विल आल्सो बी 2 न्यूटन, क्योंकि बेटा सेकंड आंसर में आपने कितना फोर्स अप्लाई किया सेकंड पार्ट में, 2 न्यूटन का। जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है, 2 न्यूटन, तो वो उसको मूव नहीं करने देगा। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा बेटा, 2 न्यूटन का। ठीक है, जब आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा कर पुल करोगे तो कितना फ्रिक्शन आएगा, 2 न्यूटन का। अब उसके बाद इन थर्ड केस
अब थर्ड केस में आपका जो अप्लाइड फोर्स है बेटा, दिस अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द which was limiting friction। और थर्ड केस में हुआ भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 2 न्यूटन, आपने अप्लाई कितना किया बेटा 2.5 न्यूटन। अब जब आपने इसके बीच में डेवलप होने वाले अपोजिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, नाउ दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। ये ब्लॉक क्या होगा बेटा, मूव करना शुरू कर देगा। सो नाउ देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो नाउ देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ब्लॉक क्या होगा बेटा, चलना शुरू कर देगा। अब ब्लॉक रेस्ट में नहीं जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन केवल तब तक आता है जब तक ब्लॉक रेस्ट में, ठीक। तो अब क्या होगा बेटा, एफ के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू के इनटू एम, और म्यू के कितना दिया है 0.15 इनटू 1 इनटू जी, तो कितना आया बेटा 1.5 न्यूटन, ठीक 1.5 न्यूटन। सो जब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया बेटा, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया, और जब आपने उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक मूव करने लगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? सेकंड नहीं आया। हाँ सेकंड, जिसमें 2 न्यूटन आया। यस सर। देखो बेटा, अगर इस अप्लाइड फोर्स को आपने कितना लगा दिया 2 न्यूटन, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर रखने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है बेटा, ठीक। ये हमेशा क्या करता है, अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, ये बढ़ता है। आपने फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन फोर्स 0 है। आपने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। आपने और फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। अगर आप और फोर्स बढ़ा दोगे तब तक इस फ्रिक्शन की औकात खत्म। वो उसको पता है कि मैं 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं जा सकता। तो जब वो 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं जा सकता तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन तक वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरफ बेटा 2 न्यूटन है, देन ऑब्वियसली इट विल बी सर यस mu की वैल्यू और गिवन ऑन क्वेश्चन। mu मतलब बेटा ठीक है, mu को जरा एक बार एक्सप्लेन करना बेटा, आप क्या बोलना चाह रहे हो। और हाँ ठीक है, और थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या है, अब इसकी औकात खत्म, 2 न्यूटन हो गया ना, अब इसकी औकात खत्म, इससे आगे ये नहीं जा सकता, 2 न्यूटन से आगे ये नहीं जा सकता। अच्छा व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन में ये गिवन था म्यू एस भी और म्यू के भी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के कोएफिशिएंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है बेटा, इस ब्लॉक के अंदर ये पूरा क्वेश्चन, ठीक। तो अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा, मैक्सिमम 2 न्यूटन, और आपने अप्लाई कितना किया, थर्ड केस में आपने अप्लाई किया है 2.5 न्यूटन। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया बेटा वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, और अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो अब ब्लॉक क्या करेगा, चलना शुरू कर देगा। बोलो चलना शुरू करेगा कि नहीं? यस सर। अब जब ब्लॉक चलने लगा तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा क्या? नो सर। अब क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए यहां पर निकाला गया F के न्यू के इनटू F, न्यू के 0.15 था एंड मास 1 था, जी की वैल्यू 10 थी, पुट किया 1.5 न्यूटन आ गया। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर बेटा, समझ आया? यस सर। ठीक है, अभी भी मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा जिससे आपके कांसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। बड़े क्वेश्चन पर मैं बाद में आऊंगा, बहुत सारी चीजें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत सारी बातें, वो सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है, कैसे आएगा और उसका डायरेक्शन, ये सब समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, अगला क्वेश्चन जिसमें आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से आपने इस वॉल से कनेक्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग से इस वॉल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बेटा है म्यू एस। अब आप इस ब्लॉक को पुल करना शुरू कर देंगे, मान लीजिएगा रस्सी टूटेगी नहीं, रस्सी बहुत मजबूत है वो टूटेगी, मास लेस फ्रिक्शन लेस लेकिन टूटेगी, ठीक है।
आपने इसको फोर्स लगा करके पुल करना शुरू कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा, म्यू एस। तो जैसे आप इसको खींचोगे रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा। रस्सी में क्या आएगा बेटा, टेंशन। तो क्वेश्चन ये है, प्लॉट द variation of tension with applied force, इसका एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक, चलो बेटा देखो, इसको मैं ग्राफ इसका प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। ये टेंशन हो गया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे टेंशन उतना ही आएगा। क्यों बेटा? यस सर। अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या टेंशन आएगा? नो सर। अच्छा, और अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या टेंशन आएगा? यस सर। नो सर। नो सर। नो क्या है, क्योंकि ये ब्लॉक रखा हुआ है कहां पर, रफ सरफेस पर। ये ब्लॉक कहां रखा गया है, रफ सरफेस पर। अब जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया ना, वैसे ही यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। कब तक? जब तक ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू को टच नहीं कर देता। जब तक ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू, मान थोड़ी देर एक एग्जांपल ले लेते हो छोटा सा। मान लो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स कितना है बेटा, 2 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसीलिए इस सिचुएशन को ले लिया मैंने। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर जो आ सकता है, कितना आ सकता है बेटा, 2 न्यूटन। तो जब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे 1 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, 1 न्यूटन। तो क्या टेंशन आएगा? क्या टेंशन आएगा बेटा? नहीं आएगा ना। नो सर। ये टेंशन तब आना शुरू होगा जब आप यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करोगे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे, तब ये स्ट्रिंग टाइट होना स्टार्ट होगी। उससे पहले तो आपके फोर्स को फ्रिक्शन ही बैलेंस कर देगा, स्ट्रिंग से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, यू कैन से दैट, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है ना, दिस अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कंडीशन बना देता हूं, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एम जी, इन दिस केस द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू एस एम जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन बेटा क्या होगा, टेंशन विल रिमेन 0। एंड इफ F is going to be greater than mu s mg, then what will be the tension? उसके बाद टेंशन क्या आएगा बेटा? तो ऑब्वियसली F is equals to T plus mu s mg आएगा, तो मतलब T equals to F minus mu s mg आएगा। बोलो ये इक्वेशन आपको समझ में आई क्या? बोलो बेटा ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई क्या? यस सर। बस ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक पहले ऐसे ग्राफ जाएगा, ये वाला इतना पोर्शन, जब यहाँ पर f हो जाएगा किसके बराबर, fs के बराबर, और उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा, क्योंकि इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टेंशन विद द अप्लाइड फोर्स। एंड वन मोर थिंग, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 45 डिग्री अकॉर्डिंग, क्या बेटा?
क्या बेटा, कुछ बोला आपने क्या? नो सर। चलो, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा 45 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पर इस t की जगह होता है y और f की जगह होता है x, और ये इक्वेशन है y x - c टाइप की। तो इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना है बेटा 1, f का कोएफिशिएंट 1 है, तो थीटा कितना आएगा बेटा 45 डिग्री। तो दैट्स व्हाई हमें पता है कि कितने एंगल पर जाएगा ग्राफ 45 डिग्री पर। सर रो इन एक्सटेंसिबल, यस बेटा रो इन एक्सटेंसिबल, ये जो रोप है ये एक्सटेंसिबल करेंगे इसको, लेकिन जब हम आपको इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पर। अभी आपको जितनी भी रोप वगैरह मिलेगी सब इन एक्सटेंसिबल लेकर के चलना है। तो बोलो एंगल भी समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया। सर एंगल रिपीट कर दो प्लीज। जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आप क्लास में थे ना? यस सर। तो हमने आपको स्ट्रेट लाइन की कई सारी इक्वेशन बताई थी। जनरल इक्वेशन y mx + c होती है, याद है? याद है ना बेटा? where the coefficient of x जो होता है बेटा m, इसको बोलते हैं स्लोप, और ये किसके इक्वल होता है बेटा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथमेटिक्स में है y और x के टर्म में, जब आप फिजिक्स की यूज करेंगे तब आपको कुछ और मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो y एक्सिस की जगह टेंशन एक्सिस है और x की जगह क्या है f है। तो अगर इस टेंशन और f के लिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका कोएफिशिएंट ये जो इंटरसेप्ट है बेटा y इंटरसेप्ट, ये कैसा है नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन कहां कट करेगी y एक्सिस को नीचे कट करेगी, तो नेगेटिव है। इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए t mf - c, यही बनना चाहिए। ये जो लाइन है बेटा इस लाइन की इक्वेशन t mf - c बनना चाहिए कि नहीं अकॉर्डिंग टू मैथ? यस यस सर। तो अब अगर इसी से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर देखो m की वैल्यू मिल रही है 1 और c की वैल्यू मिल रही है -μ। तो अगर आपको m1 मिल गया बेटा तो tan थीटा क्या हो गया 1, तो थीटा कितना हो गया बेटा? बोलो समझ आया? यस सर। बेटा किसी को कोई दिक्कत होगी तो बोल देना, पूछ लेना, चुपचाप बैठना, ठीक? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कंसेप्चुअल हैं, सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं फ्रिक्शन में। फिर बड़े क्वेश्चन को आराम से लगाओगे ही आप, वो तो हमें पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। कोई भी दिक्कत हो तो आप चाहे मैसेज करना चाहे बोलना, पूछ लेना, चीजों को छोड़ना नहीं, अच्छे से समझते हुए चलना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक है 5 kg का। इस ब्लॉक पे एक फोर्स हमने लगाया P फोर्स और 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया बेटा 45 डिग्री के एंगल पर। यहाँ पर ये एक रफ सरफेस था जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम था। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट बराबर है बेटा, और मान लीजिए ये कितना है 1/3। आपसे पूछा गया है find out minimum value of P, minimum value of P, so that block just start moving। ठीक है, आपको P की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ब्लॉक तुरंत जस्ट स्टार्ट कर जाए मूव करना, और दूसरा इफ दैट वैल्यू ऑफ P, if that value of P get double, अगर इस P की वैल्यू को आपने डबल कर दिया, then what will be net acceleration of the block। तो ये दो क्वेश्चन है बेटा इसमें, तो सोचो थोड़ा और आंसर बताना शुरू करो।
ग्राफ क्यू, बेटा आपने क्या पूछा था ग्राफ क्यू? अच्छा, ग्राफ के क्वेश्चन में पूछा था आपने। बेटा ग्राफ वाले क्वेश्चन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है और मैंने बोला था रस्सी बहुत मजबूत है, वो टूटेगी नहीं। तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बल्कि उसके पास सिर्फ टेंडेंसी है मूव करने की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक है, म्यू एस म्यू के बराबर है, 1/3 है, और कोई एक फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है, ई फोर्स लगाया 45 डिग्री के एंगल पर। तो what must be the minimum value of P so that block just start moving? मिनिमम कितना फोर्स लगा दिया जिससे कि ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू कर दे? ट्वेंटी फाइव √2/2। ओके ठीक, एक आंसर हमारे पास आ गया बेटा 25 √2/2। दूसरा आंसर 6.9 न्यूटन। 25 √2 नहीं बेटा 6.9 नहीं होगा। कैलकुलेशन चेक करिए अपनी। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। एक दो आंसर मेरे पास आ चुके हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, मैं कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ तो अपने सारे कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखता हूँ। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। भाई फ्रिक्शन आने से क्या हुआ? फ्रिक्शन आने से केवल एक एक्स्ट्रा फोर्स ब्लॉक के ऊपर आ गया है, बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ब्लॉक के ऊपर, नथिंग एल्स। आप इसका एफबीडी बनाओगे, आपको मिलेगा P cos 45 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, P sin 45 वर्टिकल डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका वेट 5g नीचे, एंड बिकॉज द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव, ठीक है, बिकॉज ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव, so one frictional force here in opposite direction. This is what about the forces acting on this block, right? And in first case में आपसे बोला गया, first case में if block just start to move, अगर ब्लॉक जो है जस्ट स्टार्ट किया मूव करना, तुरंत थोड़ी देर के लिए वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस देन जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी तो ब्लॉक चलना शुरू करेगा। उसी के बाद उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो चल पड़ेगा।
है ना बेटा, ये 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ठीक है। तो बेटा जैसे ही आपका ये अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ब्लॉक चल पड़ेगा। तो आपसे यही बोला गया था, इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा। यू हैव टू राइट डाउन म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नाउ गो टू दिस फ्री बॉडी डायग्राम एंड यू कैन से बिकॉज़ ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड मूविंग, ब्लॉक ने जस्ट मूव करना स्टार्ट किया, मूव नहीं कर रहा है, मूव करना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो इन दैट केस you can say P cos 45 must be equal to the limiting friction and N is equals to 5G minus P sin 45 normal reaction इतना होना चाहिए। ठीक है बेटा, यही इक्वेशन बनेगी। इसको देख करके बिकॉज ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। सॉल्व कर लो बेटा। So now you can see P cos 45 is equals to mu s. So mu s was 1 by 3 into normal reaction, that is 5G minus P sin 45. Just solve it to find out the value of P. So P cos 45 मतलब P by root 2 is equals to 5G by 3 minus P by root 2. इसको बेटा काम करें, P by root 2 into 3। इसको बेटा इधर ले आओ, तो आपको मिलेगा P by root 2 plus P by root 2 into 3 is equals to 50 upon 3। just solve it। तो आपको P by root 2 को ले लेना है कॉमन, अंदर बचेगा 1 plus 1 by 3 and 50 by 3। and जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P by root 2 is equals to 3 1 4 by 3 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 50 by 4 and P is equals to 50 root 2 by 4। 50 root 2 by 4 आ रहा है बेटा। root 2 by 4 आ रहा है। क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है? नो सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है तो ठीक सर 2 सेकंड 25 by root 2 न्यूटन। ठीक है बेटा, बोलो सबको समझ में आया क्या? बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर आपने रूट 2 से इंटू किया? नहीं, 2 से कैंसिल कर दिया तो 25 by 2 बचा, तो रूट 2 से 2 को काट दिया तो रूट 2 बच गया। ये 50 था ना, इसको कैंसिल करो 2 से और ये हो गया 2। अब इस 2 को आप रूट 2 into रूट 2 लिख दो, एक रूट 2 भी कैंसिल करो। ऐसा समझ? यस सर। So the minimum force after which the block will move is 25 by root 3 root 2 न्यूटन। ठीक, मिनिमम अगर आपने 25 by root 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक चल पड़ेगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो ब्लॉक चल पड़ेगा। और 25 by root 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस आ चुका है, बस ब्लॉक के अंदर है कि बस अब थोड़ा सा फोर्स और बढ़ेगा चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में बोला कि अगर हम जो P की वैल्यू है जो कि मैंने कैलकुलेट किया 25 by root 2 आया, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? बेटा बिल्कुल अभी भी तो आपने देखा कि अगर हम 25 by root 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक चलने के लिए बिल्कुल बेताब रहेगा, उससे हल्का सा फोर्स बढ़ा तो चल पड़ेगा। और आपने तो डबल कर दिया, जब आपने डबल कर दिया इसका मतलब ब्लॉक चल पड़ेगा, और अगर वो चल पड़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? सो नाउ व्हाट, अब बेटा क्योंकि आपने फोर्स को कर दिया डबल, तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम में चेंजेस क्या आएंगे? ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 2p। आपने क्या किया, फोर्स को डबल कर दिया ना, p की जगह क्या कर दिया बेटा 2p कर दिया। एंड नाउ द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मान लीजिए कितने एक्सेलरेशन से? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एंड वी डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट दैट वेदर ब्लॉक विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट। ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा तो वी विल डिस्कस इट लेटर। लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत बात आएगी कि भाई ये फोर्स लगाया कुछ एंगल पर तो ब्लॉक आगे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, उठेगा नहीं उठेगा वो हम बाद में देख लेंगे, अगर उठ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, नहीं उठेगा तो कोई बात नहीं। ठीक, तो
तो अब देखो बेटा, अब इसकी इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। सबसे पहली बात, नाउ दिस फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन था बेटा वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज़ नाउ ब्लॉक इज गोइंग टू मूव। अब ब्लॉक मूव करेगा। इससे पहले ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, बस मूव करने वाला था, मूव नहीं कर रहा था। लेकिन जब आपने फोर्स को डबल कर दिया तो अब ब्लॉक क्या करेगा बेटा, मूव करना लग जाएगा। और इसमें जो फ्रिक्शन आ रहा था वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोएफिशिएंट वही है 1/3। सो लेट्स सी व्हाट इक्वेशन इज गोइंग टू बी obtained here. You can write down n is equals to 5t minus 2p sin 45। तो बेटा 5t minus 2 into यहाँ पर कितना आया था 25/√2 into 1/√2। ठीक है बेटा, तो कितना आ रहा है 50 minus 25। नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बेटा 25 न्यूटन प्लस का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो 2p sin 45 की वैल्यू है ये इसके वेट से कम है। जो 2p sin 45 की वैल्यू है वो इसके वेट से क्या है बेटा, कम है। अगर वो उसके वेट से कम है तो ब्लॉक ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि किसी भी ब्लॉक को उठाने के लिए उसके वेट से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है। याद है ना क्वेश्चन, याद होगा आपको, याद है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स उसके वेट से ज्यादा नहीं होगा ब्लॉक ऊपर नहीं मूव करेगा। इसका मतलब ये अगर ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है नेगेटिव आ जाता तब हम कहते हैं नहीं भैया नॉर्मल तो नेगेटिव होता ही नहीं, इसका मतलब ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी जस्ट सिमिलर लाइक दैट। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ब्लॉक ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, सारी सिचुएशन वहीं पर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर मैं नॉर्मल ये मिल गया इसका मतलब ये हो गया कि द एक्सेलरेशन अराउंड y एक्सिस इज 0, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। अब जो भी एक्सेलरेशन आएगा सिर्फ किधर आएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। So the equation for the horizontal is 2p cos 45, 2p cos 45 minus fa is equals to mass times of the acceleration. Because now block is moving with some acceleration, it means that the net force acting on that block will be equal to the mass times of the acceleration, right? So you can write down it is 25, obviously 25/√2 into 1/√2, तो सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, minus Fk 1/3 times of mu into n। सॉरी Fk क्या था mu into n, n कितना कैलकुलेट किया आपने 25, तो 25 minus 1/3 25। अब ये कैलकुलेट किया बेटा, देखो नॉर्मल रिएक्शन 25 न्यूटन है और Fk की जो वैल्यू आएगी, Fk की वैल्यू आप लिखोगे mu k टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। mu के 1/3 नॉर्मल कितना 25, अभी भी कैलकुलेट किया, इज इक्वल्स टू मास कितना बेटा 5 एक्सेलरेशन निकालना है। तो 25 minus 25/3, 25 कॉमन ले लो, 25 55 50/3 is equals to 5k। so acceleration is 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर सही है। कुछ लोगों के आंसर सही आया बेटा, ठीक है। और जिसके आंसर गड़बड़ आए हैं चेक करो गड़बड़ कहां हुआ, गलती कहां हुई। और कोई दिक्कत अगर आई अभी तक फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में तो पूछो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर से 25 न्यूटन है सर, आपने सब फोर्स नहीं कहा वर्टिकल डायरेक्शन में? ये यस सर। ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन है, तो सर नीचे सर आपने 2p और 25 क्यों लिखा है? अब ये यस सर। अरे p की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था आपने, p कैलकुलेट किया था 25/√2 है ना। यस सर। तो p cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। 25/√2 into 1/√2, तो 25/2 हो गया और 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा कितना 25। यस सर। ओके बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। वी आर गोइंग टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं आने वाले 2-3 लेक्चर तक। देखो कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं है, जितने क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर जितने ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे वर्क और एनर्जी में आप उतना फटाफट आंसर दोगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे बेटा, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, मतलब इसी के जैसे ही आप उसको देख करके ही सॉल्व करोगे।
Sir, shouldn't it be 2p cos 45 plus ma is equals to friction? Why? Why it should be like that? Sir, first part answer wrong. फर्स्ट पार्ट आंसर रॉन्ग 25 का रूट 2 आया ना बेटा, गलत आंसर हो गया। कैसे गलत हो गया? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? दोनों जवाब देता हूं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वाले की बात कर लेता हूं। फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत क्यों है बेटा? क्वेश्चन समझ में आया था कि क्वेश्चन में बोला गया था द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, बट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग एक्चुअली। 25 रूट 2 अपॉन 2, अरे बेटा बात एक ही हो गई ना, 25 रूट 2 अपॉन 2, तो 25 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, लो एक रूट 2 काट दिया, तो जो आपने निकाला वही मैंने भी निकाला, गलत है? बोलो। हाँ वही आंसर है बेटा, जो आपने बोला वो आंसर सही है, पहला आंसर आपने दिया था वो सही था, ठीक है, बस उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, वो रूट 2 को कैंसिल कर दिया था। आपकी मर्जी, आप इतना लिख लो, आपकी मर्जी 12.5 इंटू रूट 2 लिख लो, आपकी मर्जी 12.5 इंटू 1.14 कर लो, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो तो आगे की कैलकुलेशन हो जाएगी ना। हाँ ओके, और आपने बोला क्या सर, स्टूडेंट इट बी 2p cos 45, हाँ ये जो आपने बोला कि 2p cos 45 प्लस ma इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, ये तो आपने न्यूटन के लॉ को ही बिठा दिया। न्यूटन ने क्या बोला, पहले पता लगाओ कि टोटल फोर्स कितना है और फिर उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करो, ना कि मास इनटू एक्सेलरेशन को किसी में ऐड करके फिर उसको किसी अदर फोर्स के इक्वल करो, ठीक है। तो जो न्यूटन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, बिकॉज़ द टॉपिक नेम इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ही बने रहना है। तो सबसे पहले लेफ्ट फोर्स माइनस राइट फोर्स व्हाटएवर जो भी था उनको हमने बराबर किया, और फिर उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे, फिर उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लेता हूं मैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, बड़े से यू कैन आंसर, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। एक हमारे पास ब्लॉक है और ये ब्लॉक है बेटा 10 केजी का, ठीक, ये ब्लॉक है 10 केजी का, और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया यहाँ पर एफ 37 डिग्री के एंगल, ठीक है बेटा, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू, वो दिया गया 0.5, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, ओके। नाउ व्हाट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, will block slide first before rising up, before rising up if f increased continuously from 0, ये क्वेश्चन है। मतलब ये है कि एक 10 किलो का कोई बोरी वोरी रखा है और आप उसको 37 डिग्री के एंगल पर यू फोर्स लगाकर उसको खींच रहे हैं, तो वो बोरी पहले उठ जाएगी या पहले कुछ दूर स्लाइड करके फिर उठेगी, ये पूछा है। देखो ये सब चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं, जिसको आपने देखा हुआ है होते हुए। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट कभी आपको उठाना और आपने कुछ एंगल पर फोर्स लगाया, पहले वो कुछ दूर खिसकता है, फिर आप उसको एकदम सीधा फोर्स लगाते हो उसको उठाने के लिए, राइट। तो अगर हम सीधा फोर्स ना लगाएं, बस उसी एंगल पर पकड़ खींचते रहे, तो वो स्लाइड तो करेगा लेकिन कुछ देर बाद वो ऊपर जरूर उठेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे यहाँ पर पूछा गया, फॉर दिस गिवन सिचुएशन विल ब्लॉक स्लाइड फर्स्ट बिफोर राइजिंग अप, अगर f को इंक्रीज किया जाए कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0, एंड यू हैव टू टेल द आंसर विद प्रॉपर रीजन, ये नहीं कि बस हाँ ऐसा मैंने देखा था इसलिए ऐसा होता है, नहीं बेटा, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आपको, आपका जो आंसर है।
आर यू डूइंग दैट? यस सर। सर सर एक बार सर उसकी वैल्यू बता दो सर 37 डिग्री में कॉस की। sin 37 होता है 3/4, cos 37 होता है 3/4 3/5, और cos 37 होता है बेटा 4/5, tan 37 होता है बेटा 3/4। आया क्या बेटा किसी का? ये फिजिक्स है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके चारों तरफ कोई भी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मशीन वगैरह दिख रही, आप अप्लाई कर सकते हो उसको, उस कंसेप्ट को वहां पर बड़े आराम से। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटा बताओ ना। मुझे बताना चाहिए। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा ये था कि एक 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। एक फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है 37 डिग्री के एंगल पर। आपसे पूछा गया है कि ये ब्लॉक पहले स्लाइड करेगा या सीधे ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब बेटा देखो ये डिपेंड करता है, देयर विल बी टू फोर्सेस, द वन which will try to lift the block and the another which will try to slide that block, है ना। एक ब्लॉक जो इसको ऊपर उठाने की कोशिश, एक फोर्स, मतलब अगर हम इसके कंपोनेंट निकालें तो F cos 37, F sin 37, ठीक है भैया, F sin 37, एक नॉर्मल, एक इसका वेट 10 जी लिख देता हूं बेसिकली, और एक फ्रिक्शनल फोर्स। ये वो फोर्सेस है जो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अब इन फोर्सेस को अगर आप स्लाइड, फर्स्ट बिल्कुल बेटा स्लाइड करेगा, और इस केस में करेगा, अच्छा है कि केस वैसा है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सीधे उठ जाए बिना स्लाइड किए, ऐसे भी केसेस बन जाएंगे, सिर्फ वैल्यू को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा यहाँ पर, बट इससे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या है, ये जो F sin 37 है, ये कोशिश कर रहा है ब्लॉक को उठाने की, और F cos 37 जो है वो ब्लॉक खींचकर आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। So this force will be the lifting force and this force will be the sliding force. दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि कौन सा फोर्स कम है
कौन सा फोर्स कम है, लिफ्ट करने वाला फोर्स कम है या स्लाइड करने वाला फोर्स कम है? जो फोर्स कम होगा वही काम पहले हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप जीरो से फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो जो फोर्स कम होगा वही वाला काम पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, चलो बेटा, और वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना? वर्टिकल डायरेक्शन, अगर यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन की बात हम करें तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है द फोर्सेस इफ दे आर बैलेंस्ड you will say f sin 37 and plus normal it is equals to mg, अगर ये बैलेंस्ड है तो। लेकिन मेरे दिमाग में बात कैसे चली, नहीं मुझे लिफ्ट करना है, अगर लिफ्ट करना है तो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। बोलो बेटा सही लिखा है कि नहीं? यस सर। राइट? अगर इस ब्लॉक को ऊपर उठाना है तो ऊपर वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इसके वेट के जस्ट बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, कम होगा तो अब ये है, बट इफ ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट, अगर ब्लॉक का कांटेक्ट खत्म हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है कि नहीं होता, याद है? अगर किसी का आंसर आया n = 99.4, ओके लेट्स सी। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा कि नहीं? अगर इस ब्लॉक ने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया जमीन के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिफ्ट करने के लिए फोर्स की जरूरत है F लिफ्ट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अपॉन sin 37, क्योंकि जब वो लिफ्ट कर जाएगा नॉर्मल खत्म, तो लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अपॉन sin 37। n कितना हुआ 10, g कितना हुआ 10, sin 37 3 अपॉन 5 कितना है बेटा 500 अपॉन 3। ओके, तो लिफ्ट करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लिफ्ट करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फोर्स कितना होना चाहिए बेटा, 500/√3 न्यूटन या फिर उससे ज्यादा। इतना फोर्स होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर। सेम कंडीशन वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द स्लाइडिंग। ठीक, अब स्लाइडिंग की बात कर लेते हैं। फॉर स्लाइडिंग, अगर इसको स्लाइड करना है तो स्लाइड करने के लिए जस्ट स्लाइड करना हो, सोचो जस्ट इसको स्लाइड करना है बस, ठीक है? अगर इसको ठीक जस्ट स्लाइड करना है देन दिस f cos 37 मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। बोलो बेटा होगा कि नहीं? अगर ये f cos 37 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो क्या लिखोगे आप ये लिखोगे कि दिस f cos 37 जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f लिमिटिंग। तो चलो f cos 37 मतलब हो गया 4/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हुआ बेटा न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट? इसी इंस्टेंट पर अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो कितना है बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा है कितना है? ऑब्वियसली अगर इसका कांटेक्ट नहीं खत्म हुआ है, अगर कांटेक्ट खत्म हुआ तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन कांटेक्ट बना हुआ है, कांटेक्ट बना हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा म्यू टाइम्स ऑफ 10g माइनस f sin 37। बोलो नॉर्मल की वैल्यू यही है कि नहीं है? बोलो बेटा नॉर्मल की वैल्यू क्या होगा? माइनस f sin 37 है कि नहीं? यस सर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f स्लाइडिंग आने वाला है, f स्लाइडिंग इनटू 4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 100 माइनस, ठीक है, f इनटू 3/5 f इनटू 3/5 सॉल्व करते हैं। f कौन सा बेटा? ये स्लाइडिंग वाला है, फोर्स है, दोनों को एक तरफ ले आओ और सॉल्व करो। ये आपने देख लिया था कितना, ये आपने देख लिया था कितना आएगा। तो f स्लाइडिंग 4f स्लाइडिंग बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 माइनस 3f स्लाइडिंग बाय 10, ठीक है, क्योंकि 0.5 को 1/2 लिख देंगे बेटा। अब इसको इधर ले आओ, तो 4f स्लाइडिंग बाय 5 प्लस 3f स्लाइडिंग
by 10 is equal greater than or equal to 50. सॉल्व करो 10 एलसीएम हो गया बेटा, तो 4 2 8 और 4 2 8 11 f स्लाइडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 550. तो f स्लाइडिंग कितना आ जाएगा बेटा? f स्लाइडिंग आ जाएगा 5 ग्रेटर देन r इक्वल टू 500 by 11. तो अगर 500 by 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, और 500 by 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक उठ जाएगा. अब बेटा कौन सा फोर्स कम है, स्लाइड वाला या लिफ्ट वाला? Slide. स्लाइड. स्लाइड वाला फोर्स कम है, इसलिए ब्लॉक आगे स्लाइड करेगा, और जब वही फोर्स 500 by 3 या उससे ज्यादा हो जाएगा तो उठ जाएगा. तो देखो ये जस्टिफाई किया ना हमने अपने आंसर को, और आपको समझ में आया ना? यस. गुड. तो ऐसे ही देयर विल बी सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस फ्रिक्शन. तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, 8-10 क्वेश्चन, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी हमारा फ्रिक्शन कम से कम 3 से 4 दिन में और लगाऊंगा बेटा. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद हमारी स्पीड सही हो जाएगी, क्योंकि तब तक हम सीख जाओगे और अच्छे से आपको आ जाएगा. ठीक. अब फ्रिक्शन का असाइनमेंट मैं जल्दी से आपको भेजता हूँ. एक और क्लास लगा दूं इसकी क्वेश्चन वाली, उसके बाद असाइनमेंट भेजता हूँ. ठीक. आज जो पढ़ा समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू.